होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। क्लास 10th विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत आज पढ़ेंगे पाठ 7 जल के स्रोत एवं उपयोग तथा शुद्धिकरण पाठ के भाग 2 को। पिछले लेक्चर में आपने सीखा था जल का महत्व, जल का संगठन, जल के प्रकार, जल की प्राप्ति के साधन और जल की उपयोगिता के बारे में जाना था। आज आप सीखेंगे जल के प्रकार, शुद्ध जल की पहचान करना, मृदु जल तथा कठोर जल में अंतर करना, जल की कठोरता के प्रकार, जल में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ और जल को शुद्ध करने की विधियाँ, इन सब के बारे में सीखेंगे। शुद्ध जल तथा अशुद्ध जल के अंतर के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जल के प्रकार। जल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मृदु जल तथा कठोर जल। मृदु जल वह जल होता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है। यह जल शुद्ध जल होता है, किंतु विलेयता के गुण के कारण यह शीघ्र ही अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध जल की पहचान है, शुद्ध जल रंग, गंध तथा स्वाद रहित होता है। शुद्ध जल वायु युक्त होता है। शुद्ध जल चमकीला तथा पारदर्शी होता है। इसमें नाइट्रोजन तथा ऐंद्रिक पदार्थ नहीं होते हैं। इस जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले खनिज लवण भी नहीं होते हैं। कठोरता उत्पन्न करने वाले खनिज लवण जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फेट के बाइकार्बोनेट आदि, ये पदार्थ इसमें नहीं होते हैं। पीने के जल की कठोरता 200 से 500 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। ppm का अर्थ है पार्ट्स पर मिलियन। दूसरे प्रकार का जल है कठोर जल। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है, कठोर जल कहलाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फेट के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। यह जल भारी होता है तथा खारा होता है, इसलिए यह जल सुपाच्य नहीं होता। अब हम मृदु जल तथा कठोर जल में अंतर को जान लेते हैं। मृदु जल, यह जल आसानी से साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है। कठोर जल में साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं होते, कठिनाई से उत्पन्न होते हैं। मृदु जल का स्वाद अच्छा होता है, किंतु कठोर जल का स्वाद अच्छा नहीं होता है। यह पीने में स्वादिष्ट नहीं होता है। यह कभी मीठा हो सकता है अथवा नमकीन हो सकता है। मृदु जल का तीसरा अंतर है, भोजन पकाने व वस्त्र धोने के लिए यह जल उपयुक्त रहता है, किंतु कठोर जल भोजन पकाने और वस्त्र धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता। मृदु जल उपयोग से बॉयलर अधिक समय तक ठीक रहते हैं, किंतु कठोर जल के उपयोग से तलछट जम जाने के कारण, तली पर कुछ गंदगी जम जाने के कारण बॉयलर शीघ्र ही खराब हो जाते हैं। मृदु जल कठोरता उत्पन्न करने वाले रासायनिक पदार्थ इसमें नहीं होते हैं, किंतु कठोर जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फेट के बाइकार्बोनेट आदि। तो यह सभी कठोर जल में मिले होते हैं। मृदु जल के उदाहरण हैं आसुत जल व वर्षा का जल आदि, और कठोर जल के उदाहरण हैं झरने, नदी व कुएं का जल। शुद्ध जल की दैनिक आवश्यकता। जल की आवश्यकता प्रत्येक जीवधारी को पड़ती है। इसकी आवश्यकता मौसम के अनुसार होती है। गर्मियों में जल की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि वायु का तापमान अधिक होता है और जिस कारण से पसीना अधिक निकलता है। इसीलिए शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यद्यपि 1 से 2 लीटर जल जीवित रहने के लिए पर्याप्त होता है, किंतु फिर भी प्रति सामान्य व्यक्ति 120 से 130 लीटर जल प्रतिदिन दैनिक कार्यों के लिए आवश्यकता पड़ती है। जैसे पीने के लिए 2 लीटर, शौच आदि के लिए 20 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, दांत साफ करने व हाथ मुंह धोने के लिए 3 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, स्नान करने में 30 लीटर की आवश्यकता पड़ती है, गृह कार्यों में 20 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है और वस्त्रादि साफ करने के लिए 20 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है।
रसोई घर में 5 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है और सार्वजनिक कार्यों जैसे नालियों की सफाई व छिड़काव आदि के लिए 20 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 130 लीटर जल की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। अब हम देखते हैं कि जल की कठोरता क्या क्या है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता जल को उबालने के बाद भी जो भी कठोरता बनी रहती है, जल को उबालने के बाद जो भी कठोरता बनी रहती है वह स्थायी कठोरता कहलाती है। इस कठोरता को रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके ही दूर किया जा सकता है। कपड़ा धोने वाला सोडा मिला देने से जल की कठोरता उत्पन्न करने वाले तत्व नष्ट हो जाते हैं। वहीं अस्थायी कठोरता जल में खनिज लवणों की अधिकता के कारण उत्पन्न हो जाती है। यह कठोरता जल को उबालने से अथवा थोड़ा सा चूना का पानी मिला देने से दूर हो जाती है। जल में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ 3 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। एक घुलित अशुद्धि, दूसरी अघुलित अशुद्धि और तीसरी रोग के रोगाणु मिले होते हैं। घुलित अशुद्धियाँ एक क्योंकि जल एक घोलक पदार्थ है, इसी गुण के कारण इसमें अन्य तत्व सरलता से घुल जाते हैं। इन पदार्थों में कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, संख्या, पारा आदि घुले रहते हैं। कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फोरेटेड और हाइड्रोजन आदि भी घुली होती हैं। ये सभी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। दूसरी प्रकार की अशुद्धियाँ हैं अघुलित अशुद्धियाँ। इन्हें तैरने वाली अशुद्धियाँ भी कहते हैं। इन्हें आँखों से स्पष्ट देखा जाता है। इन अशुद्धियों में पशुओं एवं वनस्पतियों के सड़े गले कण, धूल, कोयला, मिट्टी, कंकड़, कीचड़ आदि मिले रहते हैं। तीसरे प्रकार की अशुद्धि है रोग के रोगाणु। जल में कई प्रकार के जीवाणु भी पाए जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई नहीं देते, परंतु जल को अशुद्ध करने तथा रोग फैलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो कुछ रोगों के रोगाणु भी जल में मिले रहते हैं, यह भी जल को दूषित करते हैं। अब देखते हैं अशुद्ध जल की पहचान। अशुद्ध जल सुपाच्य नहीं होता है। यह पीने में खारा तथा भारी होता है और इसमें दालें आदि नहीं पकती। दालें आदि जल्दी नहीं पकती हैं इसमें। यह सुपाच्य नहीं होता। अधिक दिनों तक यह जल पीने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे पेट संबंधी रोग, पेचिश, मंदाग्नि आदि हो जाते हैं। अशुद्ध जल में गंध या दुर्गंध का पाया जाना भी एक लक्षण है। अशुद्ध जल मटमैला होता है। अशुद्ध जल में कुछ अशुद्धियाँ तैरती हुई दिखाई दे सकती हैं। अशुद्ध जल अर्धपारदर्शी होता है। क्योंकि ये मटमैला से दिखाई देता है इसलिए अर्धपारदर्शी होता है। इसमें कई अशुद्धियाँ घुली रहती हैं और इसमें शुद्ध जल की तरह प्राकृतिक चमक का प्रायः अभाव रहता है। जल को शुद्ध करने की विधियों को अब सीखेंगे। भारत में अशुद्ध जल एक बहुत बड़ी समस्या है। अशुद्ध जल का सेवन करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। गांव में यह स्थिति और भी गंभीर है क्योंकि वहाँ पर जल के सीमित साधन हैं। अतः यहाँ पर आप जल शुद्ध करने की विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे। जल को शुद्ध करने की विधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 भौतिक विधि, यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि। तो चलिए इन विधियों के द्वारा हम जल को शुद्ध करना जानते हैं। भौतिक विधि के अंतर्गत पहली विधि है जल को उबालकर शुद्ध करना। उबालने से जल के अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और जल में घुली गैसें भी निकल जाती हैं तथा इसमें अनेक घुलित लवण जो होते हैं वो अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार उबालने से जल की अनेक अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और यह जल पीने योग्य हो जाता है। उबालना अशुद्ध जल को शुद्ध करने की एक उत्तम विधि है, लेकिन इस विधि के द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जा सकता है।
तो यह विधि एक घरेलू विधि है। इसमें अपने पीने की जो जल होता है उसको घर पर शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही सीमित मात्रा में जल को शुद्ध किया जा सकता है। दूसरी प्रकार की विधि है आसवन विधि द्वारा जल का शुद्धिकरण। इस विधि में अशुद्ध जल को उबाला जाता है। परिणाम स्वरूप बनी जो जल वाष्प होती है उसको एक स्वच्छ बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है और ठंडा करके शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। इस विधि में जल की अशुद्धियाँ उबालने वाले बर्तन में ही रह जाती हैं और आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को आसुत जल कहते हैं। आसवन विधि से जो जल शुद्ध किया जाता है उसको क्या कहते हैं? आसुत जल कहते हैं। आसुत जल उत्तम कोटि का शुद्ध जल होता है, जिसे पीने और औषधियों के प्रयोग में भी लाया जाता है। इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जा सकता है। अधिक मात्रा में जल शुद्ध करने के लिए यह विधि पर्याप्त नहीं होती। तीसरे प्रकार की विधि है परावैंगनी तथा अल्ट्रावायलेट किरणों से जल का शुद्धिकरण। जल को शुद्ध करने की यह विधि काफ़ी महंगी होती है, इसलिए जल शुद्धिकरण में इस विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणें रोग के रोगाणु को नष्ट कर देती हैं, किंतु किरणों के प्रभाव से जल शुद्ध किया जाता है, लेकिन यह विधि बहुत महंगी है, इसलिए इसका प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं किया जा सकता। अगली है यांत्रिक विधियाँ। आजकल दूषित जल को शुद्ध करने के लिए अनेक यांत्रिक साधन अपनाए जाते हैं। ये जल को पीने योग्य बनाने के लिए एक सरल उपकरण है। इनमें से कुछ यांत्रिक साधन निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला साधन है 4 घड़ों की विधि। यह विधि जल शुद्ध करने की प्राचीन विधि है और इसे घरेलू फिल्टर भी कहते हैं। इसमें 4 घड़ों को लकड़ी के स्टैंड पर रखा जाता है। घड़े एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं और ऊपर के 3 घड़ों की तली में एक छिद्र होता है और जो सबसे नीचे होता है उसमें जो शुद्ध पानी एकत्रित होता है। सबसे ऊपर के घड़े में अशुद्ध जल भर दिया जाता है। दूसरे घड़े में कोयला तथा कंकड़ भरते हैं। तीसरे घड़े में ऊपर की ओर बालू और रेत भर देते हैं। अब सबसे ऊपर के घड़े का जल धीरे धीरे शेष घड़ों से छनकर गुजरता हुआ नीचे के घड़े में एकत्रित होता रहता है। इस विधि में जल में तैरती हुई अशुद्धियाँ, जो अघुलित अशुद्धियाँ होती हैं, वो दूर हो जाती हैं और यह जल पीने योग्य हो जाता है। किंतु इस विधि में असुविधा होती है। इसको रख रखाव में जो जो है आराम से नहीं हो पाता है। दूसरे प्रकार की विधि है आधुनिक निस्यंदन अथवा फिल्टर द्वारा। पॉस्चर चैम्बरलेन फिल्टर तथा वर्कफील्ड फिल्टर द्वारा जल को प्रभावी ढंग से छानकर शुद्ध किया जाता है। इसका निर्माण क्ले तथा पोर्सलिन मिट्टी से किया जाता है। इसमें नीचे की ओर एक बाहरी बर्तन से टोंटी लगी होती है तथा अंदर की ओर एक दूसरा बर्तन ऊपर लटका होता है, जिसकी तली में क्ले मिट्टी का बना सिलेंडर होता है। सिलेंडर का पतला भाग दूसरे बर्तन में निकला होता है। यह सिलेंडर ही जल को शुद्ध करने का कार्य करता है। इसे सिलेंडर के पोर्सलीन को समय समय पर स्वच्छ कराते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जल साफ होता जाता है तो उसमें गंदगी चारों तरफ इकट्ठी होती जाती है, इसलिए इसको समय समय पर स्वच्छ कराते रहना चाहिए। इस फिल्टर द्वारा जल भीतरी बर्तन से तेजी से छनता है और पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। घरेलू उपयोग के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों के जैसे बजाज, क्रॉम्पटन, बलसरा इत्यादि विभिन्न क्षमता के फिल्टर बना रही है, जिनको बाजार से क्रय किया जा सकता है और अपने घर में प्रयोग किया जा सकता है। अगली विधि है रासायनिक विधि, जिसके अंतर्गत पहली विधि है अवक्षेपक द्वारा। शुद्ध जल में फिटकरी डालने से जल में अशुद्ध पदार्थ अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस जल में थोड़ी मात्रा में चूना मिला देने से जल और ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त निर्मली नामक एक फल होता है, उस फल को तली पर बर्तन की तली पर रगड़ देते हैं और जिससे जल की अशुद्धियाँ जो होती हैं वो अवक्षेपित होकर उस तली पर इकट्ठी हो जाती हैं और ऊपर शुद्ध जल आ जाता है, जिसको छानकर प्रयोग कर सकते हैं। जब जल की अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं तब जल को निथार कर यानी छान कर इसको प्रयोग कर सकते हैं।
दूसरी प्रकार की विधि है कीटाणुनाशक पदार्थों द्वारा। विभिन्न प्रकार के जीवाणु व कीटाणु जल की अशुद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण होते हैं। अशुद्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए इनको नष्ट किया जाना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। जल को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य कीटाणुनाशकों का सामान्य परिचय आगे दिया जा रहा है। पहली प्रकार की जीवाणुनाशक रासायनिक पदार्थ है पोटेशियम परमैंगनेट। यह लाल दवा के नाम से भी प्रसिद्ध है और यह अधिकतर गांव में प्रयोग किया जाता है। इसका गांव में तालाब, कुएं आदि को शुद्ध किया जाता है। 1000 लीटर जल में 5 ग्राम लाल दवा डालने से जल में उपस्थित अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अतः इसके द्वारा अधिक मात्रा में जल को शुद्ध किया जा सकता है। दूसरा है तूतिया अथवा कॉपर सल्फेट। इसका उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए क्योंकि यह अधिक मात्रा में मनुष्यों के लिए भी विषैला प्रभाव रखता है। इस विधि का प्रयोग बड़ी मात्रा में जल शुद्ध करने के लिए किया जाता है। 2 लाख भाग जल में 1 भाग तूतिया डालने से जल पीने योग्य हो जाता है। तो अतः इसके द्वारा अधिक मात्रा में जल को शुद्ध किया जा सकता है। तीसरे प्रकार का रासायनिक पदार्थ है आयोडीन। आयोडीन के प्रयोग से जल का थोड़ा स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, किंतु यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक उपयोगी होता है। 200 भाग जल में 1 भाग पोटेशियम आयोडाइड डालने से जल के अनेक प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। चौथे प्रकार का रासायनिक पदार्थ है ब्लीचिंग पाउडर। 1 लाख गैलन जल में 250 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालने से अनेक प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो इसके द्वारा भी अधिक मात्रा में जल को शुद्ध किया जा सकता है। पांचवा है क्लोरीन। यह एक उपयोगी कीटाणुनाशक गैस है। प्रायः सार्वजनिक जल आपूर्ति संस्थाओं द्वारा जल के कीटाणु को नष्ट करने के लिए जल का क्लोरीनीकरण किया जाता है। 4000 भाग में 1 भाग क्लोरीन मिलाने से जल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और जल पीने योग्य हो जाता है। अब क्लोरीन की गोलियां भी उपलब्ध हैं जो कि सरकार द्वारा गांव-गांव, घर-घर बंटवाई जाती हैं। तो इसके द्वारा भी अपने घर के पीने योग्य जल को बनाया जा सकता है। अब हम शुद्ध जल एवं अशुद्ध जल में अंतर को जानेंगे। शुद्ध जल और अशुद्ध जल में क्या अंतर होता है? शुद्ध जल स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन एवं पारदर्शी होता है। शुद्ध जल में स्वयं का कोई स्वाद नहीं होता है, ना ही यह नमकीन लगता है, ना ही यह मीठा लगता है। यह गंधहीन होता है, इसमें स्वयं की कोई गंध नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार की दुर्गंध होती है। रंगहीन होता है, किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता और पारदर्शी होता है। वहीं अशुद्ध जल गंधयुक्त तथा रंगीन होता है। इसमें एक दुर्गंध आती रहती है और यह मटमैला, गंदैला टाइप का दिखाई देता है। यह मीठा अथवा खारा भी हो सकता है। इसका स्वाद मीठापन लिए हो सकता है या फिर नमकीन अथवा खारा हो सकता है। दूसरा अंतर है शुद्ध जल स्वास्थ्य को कुप्रभावित नहीं करता। शुद्ध जल को पीने से किसी प्रकार की शरीर को हानि नहीं होती, किसी प्रकार का रोग नहीं होता। वहीं स्वास्थ्य के लिए अशुद्ध जल हानिकारक होता है और इसके सेवन से अनेक रोग हो सकते हैं, जैसे पेचिश, हैजा और मंदाग्नि आदि। तो अशुद्ध जल जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला अंतर है शुद्ध जल पीने योग्य होता है। शुद्ध जल को हम पी सकते हैं, इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं अशुद्ध जल को पेयजल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसको पिया नहीं जा सकता। अगला अंतर है शुद्ध जल में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती। इसमें किसी प्रकार की कोई लवण नहीं मिले होते हैं, ना ही इसमें किसी प्रकार की घुलित या अघुलित किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है। वहीं अशुद्ध जल में घुलित एवं अघुलित अशुद्धियों के साथ साथ कीटाणु भी पाए जाते हैं। इसमें कूड़ा करकट मिला हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट बाइकार्बोनेट आदि खनिज लवण मिले होते हैं।
कुछ अघुलित अशुद्धियाँ जैसे पत्ते, कूड़ा करकट आदि ये भी मिला हो सकता है और इसमें रोग के कीटाणु भी मिले होते हैं। अगला अंतर है शुद्ध जल के साथ साबुन को जब रगड़ते हैं तो ये भरपूर झाग देता है, आसानी से झाग देता है। वहीं अशुद्ध जल के साथ रगड़ने पर साबुन कम झाग देता है और कठोरता से झाग देता है, कठिनाई से झाग देता है। तो ये थे शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर। तो आज आपने सीखा, जल के प्रकार को जाना आपने, शुद्ध जल की पहचान, मृदु जल और कठोर जल के अंतर को जाना, जल की कठोरता के प्रकार के बारे में जाना और जल में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ को जाना और जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियों को भी जाना। अंत में आपने शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर को भी जाना। अब आप अगले लेक्चर में पाठ 8 अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। अब समय है आज के अभ्यास प्रश्न का। आज का अभ्यास प्रश्न है मृदु जल तथा कठोर जल में अंतर बताइए। पहला प्रश्न है मृदु जल तथा कठोर जल में अंतर बताइए और दूसरा प्रश्न है अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कौन कौन सी विधियां हैं। जल शुद्ध करने की भौतिक विधियों का वर्णन कीजिए। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियों के नाम बताने हैं और जल को शुद्ध करने की भौतिक विधि का केवल वर्णन करना है। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए जल का नाम बताइए। आसवन विधि द्वारा जो जल शुद्ध करते हैं उस जल को क्या कहते हैं, तो उसका नाम बताना है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।